एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पहले क्लास में जब हम प्रीवियस क्लास में 12th का सिलेबस स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला हमारा चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हालांकि ये जो चैप्टर्स है वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन मैंने बताया था कि बिहार बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो ये चैप्टर हमारे लिए उसी चैप्टर के इक्विवेलेंट है जो चैप्टर से आपका जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इस चैप्टर में से जैसे सवाल आते हैं इसी प्रकार से ये भी चैप्टर आपका उसी तरह का इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप प्रीवियस चैप्टर का एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिप्रोडक्शन जो इनऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पहला लेक्चर कंप्लीट है। अगर कोई पहला लेक्चर नहीं देखे हैं सीधे दूसरे लेक्चर पे आप अगर क्लिक कर रहे हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा तो आप पहले पहला लेक्चर को आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पहला लेक्चर में कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल वे में टॉपिक मैंने अरेंज किया है। तो पहला टॉपिक आप जो पहला लेक्चर है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, बस 10 से 12 मिनट का होगा, और दूसरा जो लेक्चर है उसके बाद परफॉर्म कीजिएगा। ठीक, पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक है वो लाइफ स्पेन होता है। मैंने लाइफ स्पेन के बारे में बताया था कि लाइफ स्पेन ऐसा टाइम पीरियड होता है जो ये बताता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने दिन तक नेचुरली जिंदा रह सकता है। देखिए मेरे वर्ड पे आप गौर कीजिएगा, मैंने बोला नेचुरली कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म जितने दिन तक नेचुरली जिंदा रह सकता है उसी को उसका लाइफ स्पेन कहते हैं। जैसे 70 साल से 75 साल हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पेन कहा जाता है कि 70 से 75 साल में हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और हम लोग नेचुरली डेथ कर जाते हैं। ठीक, तो हमारा लाइफ स्पेन 70 साल से 75 साल कहा जाता है एवरेज। कोई कोई 80 साल भी जीता है, कोई कोई 90 साल भी जीता है और कोई कोई सेंचुरी पार भी कर जाता है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज जो चीज़ लिया जाता है हम लोगों में, जो डेटा लिया जाता है वो एवरेज अमाउंट में लिया जाता है, क्योंकि अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो सबका एवरेज निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि कितना ज़्यादातर आदमी कितने एज तक जी रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लाइफ स्पेन क्या साइज पे डिपेंड करता है किसी का लाइफ स्पेन। क्या कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, क्या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा, कम होगा? तो बिल्कुल नहीं। लाइफ स्पेन किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर साइज में बड़ा है तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, और कोई ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो वो ऑर्गेनिज्म कम दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसको अपने लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझे थे। मैंने बताया था कि एक एलिफेंट है और एक पैरोट है। एलिफेंट साइज में बड़ा है पैरोट से और पैरोट साइज में छोटा है एलिफेंट से। तो मैंने बताया था कि एलिफेंट का लाइफ स्पेन 74 ईयर है, मतलब 74 ईयर में वो नेचुरली डेथ कर जाता है। ठीक, और पैरोट जो है 140 ईयर्स तक वो जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या कि यहाँ तो पैरोट छोटा है और लाइफ स्पेन इसका ज़्यादा है, और जो एलिफेंट वो बड़ा है उसका लाइफ स्पेन कम है। तो इससे ये क्लियर होता है कि हमेशा आप ये नहीं कह सकते, जनरली तो कहते ही हैं, लेकिन हमेशा आप नहीं कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म का साइज ज़्यादा है तो उसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, और कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन छोटा होगा, आप नहीं कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद अपने लोग ने कुछ डेटा पढ़ा था लाइफ स्पेन के बेसिस पे कि कौन से ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन क्या होता है। तो मैंने कुछ डेटा बताया था, जैसे बनियान ट्री का कितना होता है, रेडवुड ट्री का कितना होता है, काऊ का कितना होता है, डॉग का कितना होता है, इसके बाद जो बनाना ट्री था उसका कितना होता है, ह्यूमन बींग्स का कितना होता है, पैरट का कितना होता है। ठीक, तो ये सभी डेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया गया था उसी डेटा को मैंने बताया था। तो एनसीईआरटी में जो डेटा दिया जाता है वो फिक्स रहता है कि इस डेटा के सराउंडिंग में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक, आइए दूसरे लेक्चर, आज का जो लेक्चर है हमारा, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का दूसरा लेक्चर होने वाला है,
इसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन का कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं नया, किससे, पेरेंट से, जो अपने पेरेंट के लगभग सेम दिखते हैं और सेम स्पेसीज के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जो अपने पेरेंट से सिमिलर दिखते हैं, सेम नहीं सिमिलर दिखते हैं। सिमिलर का मीनिंग आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस एक ही चीज़ है। रिप्रोडक्शन करने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्पेसीज के कंटिन्यूटी को जनरेशन बाय जनरेशन मेंटेन रखता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पेसीज का कंटिन्यूटी या मेंटेन नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं बना रहेगा। तो जनरेशन बाय जनरेशन अगर ऑर्गेनिज्म को आप बचाना चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन इज कंपलसरी और यू कैन से नेसेसरी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली आपने पढ़ा होगा जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आप 10th क्लास में ही पढ़े होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नया बेबी, नया ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, यूग्लिना होगा, डायटम्स होगा, हाइड्रा होगा, ईस्ट होगा, राइजोपस होगा, स्पाइरोगिरा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन है, मतलब रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नए ऑफस्प्रिंग या बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि स्पोर फॉर्मेशन और गैम्यूज फॉर्मेशन ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का जिसमें आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इधर आप फिजन कह लीजिए, बाइनरी फिजन कह लीजिए, मल्टीपल फिजन कह लीजिए, इसके बाद बडिंग कह लीजिए, फ्रेगमेंटेशन कह लीजिए, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जबकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरी तरीके से ये डिफाइन है कि उसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। जो गैमेट फॉर्मेशन होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक और बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सर इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आप पढ़े होंगे गैमेटोजेनेसिस, या सुने होंगे या देखे होंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है गैमेट ट्रांसफर। तीसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। चौथा स्टेप होता है एम्ब्रियोजेनेसिस या जाइगोट का बनना। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। एम्ब्रियो में बहुत सारा डिवीजन होता है, बहुत सारा स्टेज होता है, जिसको मोरोला स्टेज कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। और इसके बाद जो वेल डेवलप्ड बेबी होता है उसको फीटल स्टेज कहा जाता है, जिसमें फीटस का ग्रो होता है, जिसमें बच्चे का सारा चीज बन जाता है, हार्ट बन जाता है, किडनी बन जाता है, लीवर बन जाता है, स्टोमैक हो गया, जितने भी चीज हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब बन के तैयार हो जाता है। तो इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कहने का कि ये भी रीजन है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होता है और हमेशा स्लो काम जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, ठीक। उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के बाद ये स्लो प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सिंपल होता है। सिंपल क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें अमीबा को एग्जांपल है तो अमीबा पहले बीच से टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है और 2 नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो 2 नया ऑर्गेनिज्म जल्द ही बन जाता है, इसीलिए सिंपल है और मतलब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है नहीं और जल्दी बन जाता है, इसीलिए फास्ट प्रोसेस है। तो आज के वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ा और रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ा। अच्छा लगे वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट ये हम लोगों को सिखा पाता है कि हम कितने बेहतरीन से काम कर रहे हैं और हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।